नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। जब हम दिल्ली आए थे तो हमारे 350-400 रुपए की नौकरी लगी थी। हमने एक्सपोर्ट किया, बाहर फेयर लगाते थे कि मेहनत और लगन कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। लोग उदाहरण देते हैं इस बात का कि एक छत के नीचे यादव जी ने इतना बड़ा परिवार रख रखा है और सब तरक्की के रास्ते को जा रहे हैं। संगठित हैं तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 और 1 11 होता है। जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, आपका नाम अगर वहाँ न लिया जाए तो ऐसा लगता है कि खालीपन है। इस सामाजिक जो सद्भाव है उसको कैसे आपने विकसित किया? कि अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ तो मेरा भाई भी तरक्की करे, मेरा परिवार, मेरे आसपास के लोग भी तरक्की करें, मेरे गांव के भी तरक्की करें, मेरे प्रदेश के भी तरक्की करें, ये मेरा भाव रहा है। कोई भी समाज का बंदा, कोई गरीब है जो जिस काबिल नहीं है उसकी सेवा करते हैं। हमने समाज में धर्मशालाएं, शमशान घाट, गांव में फ्री हॉस्पिटल। आप समाज सेवी तो है ही, आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं। पर्यावरण का खास ख्याल रखते हैं। आवास हो या कार्यालय, वहाँ पे जो हरियाली होती है चकाचौंध भरी होती है। और पर्यावरण से जिसने प्यार कर लिया तो उसकी जिंदगी समझ लो सुधर गई। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। मैं अपने कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कार्यक्षेत्र के सिद्धस्त महानुभाव से मिलता हूं। अक्सर उन महानुभावों से जरूर मिलता हूं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के बावजूद उनके सपने बहुत ऊंचे होते हैं और वो सपने उन्हें सोने नहीं देता है और कहता है, आप सो मत, आप उठो, आपकी मंजिल कहीं और है। ऐसी शख्सियत जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, आदरणीय करण सिंह यादव जी, जो एक किसान परिवार से निकलकर आज देश की राजधानी दिल्ली में अपना आधिपत्य स्थापित कर रखे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। नमस्कार। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर के और दिल्ली जैसे शहर में पहुंचना और यहां तक आना, ये गाथा कैसे शुरू हुई और कैसे आपने संभल से यहां तक का सफर तय किया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं, जो कि हमारे फादर की जिंदगी सफर में किसान मेहनत में, किसानी में निकल गई पूरी, और हमें पढ़ाया लिखाया। हमने बड़े गरीब, मतलब एक तरह से नीचे तबके से, मतलब सामान्य किसान परिवार से, सामान्य परिवार से हैं। और मेहनत करके के हमने अपनी पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई हमारे फादर ने जो भी मेहनत की उन्होंने पढ़ाया। हम गांव से निकल करके, गांव की हमने 5वीं शिक्षा गांव में पूरी की। उसके बाद हम 5-6 किलोमीटर एक संभल है सिटी, वहाँ से हमने शुरुआत की। तो वहाँ हमने कई बार, हम ऐसी स्थिति बनती थी कि साइकिल से या पैदल हम जाते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। पढ़ाई में हम शुरू से होशियार थे, पढ़े लिखने में, और हमने अपनी मेहनत से ये सोचा था कि हम किसान परिवार से हैं तो हम कहीं सर्विस करेंगे, नौकरी करेंगे, अपनी तरक्की करेंगे। तरक्की हमने शुरू से ये सोच रखा था कि हम अपनी जितनी हो सकती है तरक्की करेंगे और हम किसानी ना करें, बच जाए तो अच्छा है। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी और हमारी मेहनत, हमने पढ़ाई शुरू करी, पढ़ाई की, 10वीं की, 12वीं की। फिर हमारी सन 75 में हमारी शादी हो गई और शादी होने के बाद हमने फिर ग्रेजुएट किया, ITI की चंदोसी से। हमारे साथ के जो बच्चे थे, लड़के, वो पुलिस में चले गए, लेकिन हमारे मन में यही पीड़ा थी कि उनकी नौकरी लगी, हमारी नहीं लगी। हम किसी भी तरह से अपने ग्रेजुएट करने के बाद 79 में हम दिल्ली आ गए। दिल्ली हमारे परिवार में एक
79 में एक छोटी सी बेटी थी, आई थी, और हमारा छोटा भाई था ब्रजपाल, वो गांव में पढ़ता था। हमने उसकी पढ़ाई किसी तरह से पूरी की, उसको उसके शौक हमने पूरे कराए अपने भाई के, और हमने दिल्ली में मेहनत की, और मेहनत करते हुए हमने उसकी पढ़ाई पूरी की और अपना आगे की तरक्की का रास्ता हमने देख लिया कि हमने किसी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ना है। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब हम दिल्ली आए थे तो हमारे 350-400 रुपए की नौकरी लगी थी 79 में। हम बढ़ते बढ़ते 600-700 रुपए की नौकरी तक पहुंच गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, सर्विस की हमने, लेकिन विडंबना, फिर हमने एक एक्सपोर्ट कंपनी में सर्विस की। विडंबना ये थी कि हमने 4 साल हमने एक्सपोर्ट, 3 साल ने एक्सपोर्ट कंपनी में सर्विस की, वो एक्सपोर्ट कंपनी बंद हो गई। हमने काम पूरे सीख चुके थे हम एक्सपोर्ट का। फिर हमने अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली, क्राफ्ट ओवरसीज। उस क्राफ्ट ओवरसीज को, वो 85 की बात है, उससे हम थोड़ा धीरे 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 बढ़ते गए और उसमें हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट शुरू ऐसे किया कि धीरे धीरे हमारी ऊपर वाले ने हमारी हाथ पकड़ लिया और हमने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और हमने गांव भी देखा, किसान घर भी देखा और दिल्ली भी देखी। दिल्ली में रहते हुए हमने अपनी कंपनी को हमने आगे बढ़ाया, और कंपनी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारे फिर बच्चे थोड़े से बड़े होने लग गए। भाई भी यहाँ आ गया, हमारा एक श्रीपाल हमारा कर्जन है, वो भी आ गया। सब मैंने बुला लिए, सब काम में लगा दिए सारे। सबने मेहनत करी, काम किया। आज उनकी बदौलत है कि ब्रजपाल छोटा भाई है मेरा और श्रीपाल मेरा कर्जन, इन्होंने मेहनत करके और बच्चों ने भी मेहनत करी, कंपनी आगे बढ़ गई। हमने एक्सपोर्ट किया, बाहर फेयर लगाते थे और करते करते हमें ऑर्डर अच्छे मिले। हमने एक्सपोर्ट करके अपने काम को आगे बढ़ा दिया, और बढ़ाते बढ़ाते हम ये हो गए कि आज हमारे पास 4-5 कंपनी हैं और सबके अलग अलग बिजनेस हैं। बेटे का अलग, भाई का अलग, और श्रीपाल का अलग, ब्रजपाल का अलग, और हमारे बच्चों का अलग, उनके बच्चों का अलग। सारी कंपनियों सब ने अपनी अपनी कंपनी खोली और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि मेहनत और लगन कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। ये हमारा उदाहरण है कि हम एक छोटे से गांव से, परिवार से निकल के आए और आज हम, परमात्मा ने हाथ पकड़ा है, हम पे सब कुछ है। और आगे बढ़ने के बाद हमारी वाइफ का, ओमवती यादव, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसने परिवार को बांध के रखा, बच्चों को पढ़ाया, और भाई कर्जन का परिवार, भाई का परिवार, मेरा परिवार, एक छत के नीचे रहते थे हम। 2-3 कमरों का मकान, और उसमें रह के उन्होंने संघर्ष करने के बाद उन्हें सब पढ़ा लिखा दिया। तो हमारे भाई का, मेरे, अब तो देखिए श्रीपाल का, ब्रजपाल का, और हमारे राजेश मेरा बड़ा बेटा है उसका, और अब तो सुदेश यादव है मेरा बीच का बेटा है उसका, नवीन यादव है उसका, और एक ज्योति यादव है हमारी बड़ी बहू उसका, एक गीता यादव है उसका, और विनीता यादव है। जो हमारी तीनों बच्चों के जो परिवार है, उन्होंने सबने मेहनत करके सब आगे बढ़े हैं, और सब अब एक है। हम एक छत के नीचे रहते हैं सारे। आज भी मेरा परिवार एक छत के नीचे रहता है, और एक सामाजिक और सोशल और एक बड़ा संगठित परिवार है। मैं तारीफ करता हूं अपने परिवार की, इसलिए कि एक सब आज्ञाकारी हैं, कोई भी मेरी बात को टालता नहीं है, और वो
सारे जानते हैं, सब उदाहरण हैं, लोग उदाहरण देते हैं इस बात का कि एक छत के नीचे यादव जी ने इतना बड़ा परिवार रख रखा है और सब तरक्की के रास्ते को जा रहे हैं। आज एक वृक्ष था, उसकी टहनियां सारे में फैल गई पूरी। एक चर्चा चहुं ओर है, संभल निवासी दुर्गादास जी का लाल दिल्ली में कर रहे हैं कमाल। यह सफर कैसे यहाँ तक पहुंचे? ये हमारे फादर दुर्गादास यादव, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की दुआएं हैं, उनकी मेहनत है। हमारी माँ शीतल देवी और फादर हमारे दुर्गादास यादव, जिन्होंने हमें पैदल चलना सिखाया, जो आज हम उन्हीं की दुआएं और उनका आशीर्वाद है कि आज हम इन ऊंचाइयों पर हैं। वो भी बड़े समाज सेवी थे, उनका भी नाम था, लेकिन उनके आशीर्वाद से हमने मेहनत करके आज यहाँ तक आए हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में तो अधिकतर देखने को मिलता है कि परिवार एकजुट रहता है, लेकिन शहरीय पृष्ठभूमि में बहुत कम होता है, क्योंकि चकाचौंध भरी जिंदगी होती है और शहरीय हवाओं का भी असर होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज आपके घर में पोते पोती का भी समय और पोते पोती भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन परिवार एकजुट है और सब आपके आदर्शों को फॉलो करते हैं। क्या रहस्य? देखिए, ये संस्कार होता है गणेश जी, आप बड़े पत्रकार हैं, और ये एक ऐसा संस्कार होता है एक परिवार में जो माँ बाप से मिलता है। जो हमारे माँ बाप ने दिया, आगे हमने फॉलो किया, आज हमने किया है, वो हमारा परिवार हमारी उस पर चल रहा है। और ये संस्कार से ही किसी को कैसा भी संस्कार किसी लाइन में डाल दो, वो उसी लाइन पे चलेगा। संस्कार एक ऐसे होते हैं, शिक्षा अच्छी हो, संगठित परिवार हो और किसी गलत लाइन में ना डालें, ना पड़े, वो एक परिवार संगठित होकर ऊपर उठता है। तो ये मेरा मानना है, और मेरा परिवार एक संगठित है जो ऊपर तरक्की पे जा रहा है। सब लोग मेहनत करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपना एक्सपोर्ट करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो सभी एक आज्ञाकारी बच्चे हैं, आज्ञाकारी मेरा भाई है, आज्ञाकारी मेरा साला है, आज्ञाकारी मेरी वाइफ है, सारे परिवार मेरा, बेटियां मेरी आज्ञाकारी हैं, सब आज्ञाकारी बच्चे हैं। एक चीज की चर्चा ना करो तो बेईमानी सी होगी। अक्सर ऐसा होता है, जब परिवार संभ्रांत हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, तो बच्चे कई बार अपनी मनमानी करते हैं और खान पान में भी ऊंच नीच करने लगते हैं। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि वही बिल्कुल सांकेतिक चीजें, जिस दिशा पे आपने बच्चों को डाल रखा है, वही दिशा पकड़े हैं। बेशक अपने कार्यों में महारत हासिल है। हमारा परिवार एक संगठित परिवार है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपना बिजनेस अच्छा चलाएं और आगे परिवार को बढ़ाएं। मैं सारे पूरे देश को, पूरे अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर संगठित हैं तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 और 1 11 होता है। हमारा परिवार संगठित है तो हम आगे तरक्की करेंगे, और नहीं तो एक दूसरे से लड़ते रह जाएंगे, कोई तरक्की नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। आप व्यापारी तो है ही, उद्योगपति तो है ही, समाज में भी आपकी एक अच्छी छाप है और अलग छाप है। जहां भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, आपका नाम अगर वहां न लिया जाए तो ऐसा लगता है कि खालीपन है। इस सामाजिक जो सद्भाव है, उसको कैसे आपने विकसित किया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मेरा बचपन से ही मेरा समाज से लगाव है, और मैंने ये बचपन से ये सीखा है कि अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ तो मेरा भाई भी तरक्की करे, मेरा परिवार, मेरे आसपास के लोग भी तरक्की करें, मेरे गांव के भी तरक्की करें, मेरे प्रदेश के भी तरक्की करें। ये मेरा भाव रहा है। ये नहीं है कि भाई दूसरा अच्छा पैसे वाला हो गया तो मैं देख के जलूं, नहीं, ये तरक्की कर रहा है तो खुशी की बात है।
इसी प्रकार से हमारे पास ऊपर वाले ने दिया है, तो हम समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते हैं, और जो हमसे होता है हम भला करते हैं। गरीब बच्चियों की शादी में हैं, और किसी कोई भी समाज का बंदा कोई गरीब है जो जिस काबिल नहीं है उसकी सेवा करते हैं। हमने समाज में धर्मशालाएं, शमशान घाट, गांव में फ्री हॉस्पिटल हमने गांव में पिताजी के नाम से खुलवा रखा है, जो हमें फ्री दवाई देते हैं और गरीबों के लिए फ्री वो है। और देखिए, हम अपनी उसमें नहीं कहते, लेकिन हमने समाज के लिए जो काम किए, गरीब बच्चियों की शादी, या कोई असहाय वैसे आ जाए, अभी यहाँ दिल्ली में भी हम ऐसे ही करते हैं। और समाज सेवा से हम जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय यादव समाज का मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल का मैं पहले दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, जिसमें कि हम पूरे देश की सेवा करते हैं। रेहड़ी पटरी और उद्योगपति, व्यापारी, छोटे बड़े, सबकी हम सेवा करते हैं और सबके लिए काम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि परमात्मा ने ये दिया है, तो अब हमने जो कमाना था कमाया, और परमात्मा दे रहा है तो हम सेवा करें, किसकी जितनी हो सकती है सेवा करें। अपने टाइम सेवा में ज़्यादा देते हैं। काम हमारा ठीक है, परमात्मा ने अपना पकड़ा हुआ है, जो है हम समाज की सेवा करते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिन वृक्ष से निकलता है तना, वो अक्सर वृक्ष को भूल जाता है, लेकिन आज भी आपका संभल के प्रति उतना ही लगाव है जितना गलियों में खेलते वक्त लगाव था। आज भी वही संभल से अपनापन है, क्योंकि हर वर्ष वो वानगी देखने को मिलती है। अपने पिताजी की याद में आप वहां पे हजारों लोगों को सामाजिक कार्यों से जोड़ते हैं और उनके सुख में दुख में शरीक होते हैं। देखिए, मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवी था और समाज सेवी रहूँगा। मैंने 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, और मेरे फादर, जो कि मेरे फादर का नाम दुर्गा दास है, वो स्वर्गवास हो गए थे। तब मैंने उनकी याद में एक फ्री हॉस्पिटल, 10-12 हज़ार लोगों का खाना हर साल उनके बरसी पर, हर बरसी मैं करता हूँ। और जो भी सर्दियों में होती है, कंबल बांटना, ये करना वो करना, जो होता है हमसे उनकी याद में हम करते रहते हैं। और वैसे भी हम एक समाज सेवी हैं, तो समाज की सेवा करते हैं और करते रहेंगे। मैंने चुनाव अधिकतर कई प्रदेशों में कवर किया है। मुझे सौभाग्य से 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसकी कवरेज का भी अवसर मिला। हमने जो जन सैलाब देखा, ये जुड़ाव कैसे? मैं आपको बता दूं कि 2019 का मैंने चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन अचानक हमें कहीं से फोन आया, बोला आप 2019 का चुनाव लड़ो। मैंने घर वालों से सलाह की, भाई से, परिवार से, सब पूरा सलाह करने के बाद बोला आप ले आइए, टिकट ले आओ और हम लड़ेंगे। तो हम, परमात्मा ने हाथ पकड़ा और हम जैसे गए अध्यक्ष जी के पास, उन्होंने हमें टिकट दे दिया। और टिकट देने के बाद जो हमारे परिवार और जो मेरे यार दोस्त और जो रिश्तेदार, सबने जो मेरा साथ दिया, मैं उसका एहसानमंद हूं, भूलूंगा नहीं। दिल्ली से इतने लोग गए, इतनी गाड़ियां गई कि उधर देहात वाले, गांव वाले ये सोचने लग गए ये कहां से कोई बड़ा आदमी आ गया, इतनी सारी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये वो। अब मेरा कुछ नहीं था, सब दोस्तों का, भाइयों का प्यार था। और लगभग मेरे नॉमिनेशन में 250 से 300 गाड़ियां थी। शायद आप भी एक बार गए थे। मतलब पूरे हमारे जो लोकसभा के लोग थे, जो लोकसभा के जितने भी लोग थे, सब
ये देख रहे थे कि ये कहाँ से, वैसे जानते तो थे ही, मेरा नाम तो जानते ही थे, पर मैं इतना घूमा नहीं था जबकि पूरा क्षेत्र मेरे को जानता था, क्योंकि मेरे नाम से जानते थे, मैंने काम किए उधर। उसके बाद जब हमने क्षेत्र में इलेक्शन लड़ा है, तो पर बच्चा छोटा बड़ा सब मेरे से परिचित हो गया। और परिचित होने के बाद उस क्षेत्र में जो मेरा नाम है, जो मेरा पहचान है, वो किसी से छुपा नहीं है। और मैंने प्रदेश में अपने क्षेत्र में जो काम किया है वो सभी जानते हैं कि मैंने गरीबों का भला किया, जो वही हो सकता है भला करता हूँ। गरीब बच्चों की शादी में शामिल रहता हूँ। हर काम को मेरे जो होता है वो मैं करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। तो ये मैं करता रहूँगा, ये मेरा एक हॉबी है। समाज सेवा मेरी हॉबी बन चुकी है। तो मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, जिससे कि परमात्मा मेरा हाथ पकड़ लेता है, भाई अच्छा कर रहे हो किसी और के लिए, तो तुम्हारा भी कहीं से न कहीं से परमात्मा देता है। तो ये मेरा काम है, ये मेरी हॉबी है। लोकसभा का चुनाव में लड़ा और पूरे एरिया के अंदर ऐसा चुनाव, कहते थे लोग कभी ऐसा चुनाव किसी ने नहीं लड़ा। हार जीत लगी रहती है, थोड़ा हार गए, कोई बात नहीं, हार और जीत तो होती है। तो मैं चुनाव लड़ा और पूरे दम से लड़ा। परिवार के सभी लोगों का आपको मान सम्मान और स्नेह मिलता है, लेकिन आपके श्रीमती जी का आपके ऊपर विशेष स्नेह होता है, क्योंकि अक्सर कहती नजर आती है आपने खाया, यानी कि आपका पूरा ख्याल रखना इस उम्र में भी कितना संतोषजनक। देखिए, हमारी जो ओमवती यादव है मेरी वाइफ, वो एक देवी है, देवी। सच बताऊं तो जब से मेरी शादी हुई है, मतलब तब से हम ऊपर उठते गए, जो तरक्की मेरी हुई है। और वो मेरा ही ख्याल नहीं, पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं। और मेरा ख्याल तो विशेष कर रखती है कि भाई कहाँ पे खाना खाया नहीं खाया। ये परिवार का एक मुखिया, मेरी वाइफ ओमवती यादव है, जो हमें सबका ख्याल रखती है। कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का जो दोस्त है वो पोता पोती होते हैं। हाँ, कितना समय मिलता है पोता पोती से खेलने का? पोता पोती भी मेरे इतने प्यारे हैं कि एक बार तो मेरे पास जरूर आते हैं, दादू नहीं आए, दादू नहीं आए, दादू नहीं आए। मेरे पास समय कम होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश होती है कि मैं अपने पोते पोतियों से सबसे मिलूं और सबसे प्यार करूं और सबसे करता हूं। और वैसे वो सब खुश हैं, मेरा परिवार बहुत खुश है। आपके बेटों का तो स्नेह आपके साथ रहता है, लेकिन बहुएं जो पुत्री समान आपके घर में है, उन सबका कितना स्नेह रहता है, कितना मान सम्मान देखिए, रहता है? मेरी 3 बहुएं हैं, मतलब बेटियां, सब मैं बेटी कहता हूं मैं तीनों को। बड़ी बेटी है मेरी ज्योति यादव, बीच की है मेरी गीता यादव, और छोटी है विनीता यादव। तीनों ही मेरे को बहुत प्रिय हैं, बड़ा लाड़ प्यार करती हैं, मेरे हर चीज पूछती हैं, चाय से लेकर, खाने से लेकर, पानी से लेकर, 2-2 3-3 बार पूछ के जाएंगी। मैं खाना खा रहा हूँगा तो 3 बार पूछने आएंगी, पापा और क्या चाहिए, पापा और क्या चाहिए, और सब ध्यान रखती हैं। और सभी मेरी बच्ची अच्छी हैं, तीनों बहुत प्यारी हैं। आप समाज सेवी तो है ही, आप पर्यावरण प्रेमी भी है, पर्यावरण का खास ख्याल रखते हैं। आवास हो या कार्यालय, वहां पे जो हरियाली होती है चकाचौंध भरी होती है। आपको फूलों से बड़ा प्यार है। ये पर्यावरण और प्रकृति का संदेश कैसे आप संजोए हुए हैं? मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण एक ऐसी चीज है जो आदमी को जिंदगी देती है, ऑक्सीजन देती है। और पर्यावरण से जिसने प्यार कर लिया तो उसकी जिंदगी समझ लो सुधर गई। मेरा पर्यावरण से बहुत प्यार है, मैं बड़ा लाइक करता हूँ। और मैं एक गायों से बहुत प्यार करता हूँ। गाय भी मैं पालता हूँ, 2-3 गाय 4 गाय पालता हूँ।
तो मैं गाय की सेवा करता हूँ, पर्यावरण को बहुत लाइक करता हूँ। ये मेरी एक हॉबी है। बड़ी अच्छी बातें कही आपने कि गौपालक है, श्री कृष्ण के वंशज है तो श्री कृष्ण। गौपालक तो अवश्य ही होंगे। अवश्य ही है। आप अपने जीवन की गाथा कुछ ऐसे लोगों को भी सुनाते हैं जो कहीं न कहीं परिवार से तितर बितर होते हैं, ताकि उनको प्रेरणा मिल सके। देखो, मैं एक परिवार की गाथा क्या, मैं लोगों को बताता हूँ कि मेरे परिवार एक एग्जाम्पल है, कितना अच्छा है, एक संगठित है। और लोगों को मैं यही प्रेरणा देता हूँ कि आप परिवार से प्यार करें और प्रकृति से प्यार करें, गौओं से प्यार करें। आपकी हमेशा तरक्की होगी, आप पीछे नहीं हो सकते। आप देखिए, प्रकृति से प्यार करेंगे, आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, अच्छा होगा, तरक्की होगी। और आप गौओं की सेवा करेंगे, जब भी आपके लिए कई तो ऐसी चीज़ होती है जो इतने एक मर्ज होती हैं, जैसे आदमी का कई बीमारियां होती हैं जो गौ पर हाथ फेरने से भी दूर ठीक हो जाती हैं। उसका दूध पीना एक अमृत के समान है। तो हम ये सब चीज़ एक लाइक करते हैं, अपना परिवार को और अपना सब हम खुश रहते हैं और बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बातें कही गौ की। आजकल समाज में देखने को मिलता है कि पुरातन संस्कृति में भी गाय को पाला जाता था, माँ का दर्जा दिया गया है, गाय को बांध करके चारा दिया जाता था। जहां तक बात कुत्तों की है तो उसको घर की रखवाली के लिए बाहर रखा जाता था। लेकिन अब विपरीत हो गया है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। आज भी समाज में अच्छे लोग हैं जो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अब कुत्ते को अंदर रखने लगे हैं लोग और गाय को बाहर छोड़ देते हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इन चीजों से हमारी संस्कृति धूमिल हो रही है? नहीं, देखिए, संस्कृति हमारी काफ़ी पीछे जा रही है। एक्चुअल में हम पुराने सब कुछ भूलते जा रहे हैं। पहले बैठ करके पत्तल पे खाना खाते थे और हम मिट्टी के बर्तन में और उसमें पकाते थे। कुछ वैसे बर्तन होते थे पीतल के। अब सभी कुछ चेंज हो गया है। आदमी एक मॉडर्न बन रहा है और मॉडर्न बनने से बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि मैदा और डालडा घी और अदर किस्म की कुछ सब्जियां, इस तरह के कुछ नुकसानदायक कुछ चीज़ें हैं जो लोग खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। उससे आदमी की ज़िंदगी आधी रह जाती है। लेकिन जो नेचुरल पे आ गया, नेचुरल चीज़ पे आ गया, नेचुरल पंथी पे आ गया, वो आदमी ज़िंदगी ज़्यादा जीता है और उसकी लाइफ हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन मैं समाज को ये संदेश ज़रूर दूंगा कि इन सब चीज़ों से दूर होकर के नेचुरल लाइफ को जियो, अच्छा खाओ, मोटा खाओ और मोटा पहनो। हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए और प्रकृति के लिए, सभी के लिए नुकसान देती है। हमें नेचुरल उसमें रहना चाहिए। अब हम प्रकृति पे भी कब्जा करते हैं कि पेड़ काट देते हैं, ये काट दिया, वो काट दिया, यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब नुकसान का देश के लिए और अपने लिए, सब समाज के लिए वो है। तो इसको हमें सुधारना चाहिए समाज में और अपने आप में भी, और हमें ज़िंदगी अच्छी जिए। हम पुराने तरीके से जिएंगे। अब आजकल के बच्चे किसी को कोई नमस्ते, कोई वो नहीं, सीधा कुछ नहीं, या करेंगे तो दूर से नमस्ते, दूर से ये, अरे हाय हाय करके जाएंगे। हाय बाय छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, जय श्री कृष्णा। किसी से भी हाथ मिलाओ, किसी से फ़ोन पे बात करो, किसी से भी कोई बात करनी हो, किसी से हलो ना करके के जय श्री कृष्णा बोलो। उससे क्या है, एक हमें जिस वंश के हम हैं, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, वो हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और शरीर स्वस्थ और तरक्की सब कुछ उसके हाथ में है। तो इसलिए नेचुरल उस पर आओ और तरक्की करो। हमें ये सब छोड़ना चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान देती है। कहते हैं कहीं ना कहीं जो पश्चिमी सभ्यता है, जो बाहरी संस्कृति है, हिल्लो का ज़माना, उन्होंने हमारी संस्कृति को काफ़ी धूमिल किया है। अगर हमें अपनी संस्कृति बचाए रखना है तो हमें अपनी सनातन परंपरा को अपनाए रखना होगा, ऐसा ही कुछ? सनातन परंपरा बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले पहले जब हम गांव में रहते थे
तो 2 कमरे का मकान होता था, हम 10 परिवार के 10 लोग रहते थे उसमें, और इतनी आनंद से नींद आती थी, इतने प्यार से खाना खाते थे और आपस में हंस बोलते थे कि उसका आनंद ही अलग है। और ना कोई बीमारी, ना कोई हारी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, और एक दूसरे की दुख तकलीफ में सब खड़े होते थे, पूरा गांव खड़ा हो जाता था। आज पड़ोस के पड़ोस में पता नहीं लगता कौन बीमार है, कौन मर गया, कौन जा रहा है, कौन क्या हो रहा है, पड़ोस में भी नहीं पता। तो ये एक प्यार और खाना एक आदमी की जिंदगी का, मेन आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा ये है कि हम खुश हैं, खुश रहे, और खुशी रहना ही जिंदगी का आगे बढ़ना है। जिंदगी अच्छी जीनी है तो खुश रहो, और खुश जब ही रह सकते हो जब परिवार खुश है या आसपास के सब यार दोस्त खुश हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारी जिंदगी को अभी बदलना चाहिए और सनातन को अपनाना चाहिए कि जिससे कि हम आगे अपने बच्चों को, परिवार को, सबको ये सिखाएं और आपस में प्यार मोहब्बत और जिंदगी को अच्छा जीना सीखें। उन युवाओं को क्या संदेश जिन्होंने अपनी जड़ को भुला दिया है और नई चकाचौंध भरी जिंदगी में जिन्होंने जीना सिखाया, जिन्होंने जीवन दिया, उनको कई बार भुला देते हैं। तो को आजकल बड़े एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे और वैसे लोग हैं वो अपने माँ बाप परिवार को भी भूल गए हैं। मान लो यहाँ से मैं बंगलोर या विदेश किसी अमेरिका या कहीं बच्चे चले गए और माँ बाप यहाँ रह गए, तो माँ बाप को कोई मतलब नहीं है, बच्चों को कोई मतलब नहीं माँ बाप कैसे हैं क्या है। और तो और यहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसे परिवार हैं जिनके माँ बाप, उनको माँ बाप को हम उसमें ले जाते हैं अनाथ आश्रम में और वहाँ छोड़ के आते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने अनाथ आश्रम में बैठे हुए हैं माँ बाप। तो ऐसे परिवार को, ऐसे बच्चों के लिए धिक्कार है। पैसे का, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है उनसे। जो अपने माँ बाप को अगर नहीं पहचान सकता, नहीं पालन पोषण कर सकता, तो मैं ऐसे परिवार को सबसे घटिया समझता हूँ। और ऐसे परिवार आजकल हैं जो नहीं होना चाहिए। हमारा साथ थे करण सिंह यादव जी, जिन्होंने अपने जीवन वृत्त को बड़ी बारीकी से समझाया, बताया, और इन्होंने साफ तौर पे उन लोगों को एक संदेश दिया, एक संकेत दिया। अगर आपने अपनी जड़ को छोड़ा, आप अपनी जड़ से जुड़े नहीं रहे, तो आपकी संस्कृति धूमिल हो जाएगी। आप अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, तभी आपकी इज्जत होगी, क्योंकि एक न एक दिन आपको भी बुजुर्ग जरूर होना है। इन्होंने मेरे द्वारा पूछे गए प्रत्येक विषयों पे बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखा और खासकर उन युवा पीढ़ी को बहुत कुछ बताने का कार्य किया है। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।